सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं अलीना इलियास, हमारे पॉलिटिकल रिपोर्टर सदीक साजिद साहब और सदीक जान किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बोल का भी हिस्सा है लेकिन यूट्यूब पर बड़े एक्टिव नज़र आते हैं आपको। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसमें एक तो मुस्लिम लीग नून की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है और एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जो पिछले 24 घंटे या 48 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बाद कि नून लीग में बयानिया किसका चलेगा। अब जो आपस की जो लड़ाई है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। शहबाज शरीफ साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, मरीम नवाज़ साहबा और उनके साथियों ने उनको बिल्कुल पब्लिकली तारपीड़ो कर दिया। तो एक बड़ा सवाल ये है कि फिर इस पार्टी के अंदर बयानिया प्रिवेल किसका करेगा और PDM का फ्यूचर क्या होगा। मौलाना फजलुर रहमान किसके पलड़े में अपना वज़न डालेंगे। एक तो ये चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए पॉलिटिकल फ्रंट पर, अपनी पार्टी को किस तरीके से वो उस पर कंट्रोल इस तरह से कर सकें कि जहाँ पर जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने वो ये जाके कह सकें कि मैं ही हूँ मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा और उनके बिहाफ पर बात कर रहा हूँ। दूसरा उनका जो चैलेंज है वो कानूनी चैलेंज है। उनकी ज़मानत हुई थी, उनको इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुआ। आज उसकी समाअत थी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सजाद अली शाह साहब की सरबराही में 2 मेंबर बेंच, और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, वहाँ पर जिस तरह आज नोटिसेस जारी हुए, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के लिए। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद उन्हें बाहर जाने में जो उनकी जो कोशिश है उसको बड़े चैलेंजेस हैं। कामयाब होना या ना होना उसमें वो तो बात की बात है, लेकिन अभी ही इज़ फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस। और फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई आज, जिसमें रीजनल इश्यूज़, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी, उसके हवाले से गुफ्तगू हुई। इम्पॉर्टेंट कल प्राइम मिनिस्टर ने ISI हेडक्वार्टर में टाइम गुजारा, वहाँ पर भी पूरी उनके साथ भी टीम थी और फ़ौज के लोग भी थे, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उसके स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। खुलकर वहाँ पर बात हुई, कुछ गुफ्तगू जो है उनकी अलहदा भी हुई अस्करी क़यादत से। डेफिनेटली उस पर हम ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं कर सकते, थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरों पर बशाशत आ गई, बहुत सारे चेहरे जो हैं वो लटके हुए हैं इस्लामाबाद में, तो वो क्या मैसेज दे रहे हैं उनका भी आज जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शरीफ साहब के हवाले से जो नोटिस जारी हुए हैं, उसमें शहबाज साहब को भी बुला लिया गया, नैब को नोटिस जारी नहीं हुए। और एक मौके पर तो ये पता चला कि शायद ये जो पहला इम्प्रेशन था कि 6 तारीख को अपील उन्होंने फ़ाइल की बाहर जाने की दरख्वास्त, और फिर 7 को ये फ़ैसला हुआ। मोहर जो है अदालत में जो कागज़ पेश हुए उनमें 7 को ही लगी हुई, यानी 7 को ही फ़ाइल हुई, 7 को ही समाअत हुई, 7 को ही बाहर जाने की इजाज़त मिली। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे का सारा रिकॉर्ड तलब किया गया, क्योंकि नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। सदीक जान, आप कमरे अदालत में मौजूद होंगे, तो ज़रा बयान फरमाइए कि क्या वहाँ पर आज की कार्रवाई रही और आपको क्या लगता है जजेस ने जो फर्स्ट आपका इम्प्रेशन जो वहाँ पर आया वो क्या था। देखें समी साहब, मसला ये है कि हमारे बहुत से दोस्तों का ये ख्याल था कि आज की ये जो समाअत होगी ये सिर्फ 1 मिनट की होगी, और उनका ख्याल ये था कि क्योंकि 1 मिनट की इसलिए होगी कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जब अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली है तो मामला तो गैर मौसर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जब मेन आपने दरख्वास्त ही वापस ले ली तो क्या उसके ऊपर अपील, क्या मामला। लेकिन हमारे ज़राए ने पहले ये बता रखा था कि आज वफाक जो है वो मुखालफत करेगा कि नहीं, अब ये केस सुप्रीम कोर्ट सुने, और वही हुआ। अब मामला ये है समी इब्राहिम साहब के, आप भी जानते हैं एजाजुल एहसन साहब को, पनामा के दौर से हम आपके साथ उनको कवर करने लगे हैं। एजाजुल एहसन साहब वो जज हैं जो पनामा का हिस्सा थे, वो जज हैं जो आसिफ अली जरदारी के फेक अकाउंट्स केस का बेंच का हिस्सा थे और फेक अकाउंट्स केस का फैसला लिखने वाले ऑथर जज हैं। अब उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान में 2 ख़ानदान कितने इन्फ्लुएंस रखते हैं, कैसे उनको रिलीज दिए जाते हैं। और पनामा केस में, और पनामा की JIT जब बनाई थी एजाजुल एहसन साहब और 3 जजेस ने, उस JIT ने बताया था कि शरीफ ख़ानदान के कौन कौन से केसेस में कैसे कैसे उनको रिलीफ मिला और कैसे कैसे उन्होंने केसेस को दबाया
कैसे उन्होंने इदारों को तबाह किया। और आप याद करें वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा में दिया था और बताया था कि हमने JIT क्यों बनाई है कि तमाम बड़े बड़े इदारे वहाँ पे शरीफ ख़ानदान के हवारी बैठे हैं और ये इदारे और इनके सरबराहान कुछ नहीं कर सकते इस ख़ानदान के ख़िलाफ़। अब आप आ जाएँ आज की समाअत के ऊपर। देखें, एक तो यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। अच्छा, पहले एक चीज़ की वजाहत कर दें। आज मुख्तलिफ चैनल्स पर यह खबरें चलती रहीं कि अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि प्रेमा फेशी ऐसा लगता है कि शायद तौहीन अदालत हुई है, लेकिन बादियों नज़र में। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ रिपोर्टर से बात हुई, उनका ये कहना है कि अदालत ने इस तरह के कोई रिमार्क्स नहीं दिए। आप ज़रा इस हवाले से कुछ बयान कर सकें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बल्कि आप ये देखें कि ये हुकूमत ने असल में अदालत को ये कहा, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि शहबाज शरीफ तो इस फैसले के ऊपर वो तो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लेके पहुंच गए थे लाहौर हाई कोर्ट में कि जी आप कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग करें इनके खिलाफ, हुकूमती इदारों के खिलाफ। तो आप कह रहे हैं कि अदालत ने कोई इस तरह के रिमार्क्स नहीं दिए कि बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि जो अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया, वो लाहौर हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर अमल नहीं किया और ये तौहीन अदालत है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मसला तो यहाँ पे उल्ट हो गया ना। यहाँ पे तो शहबाज शरीफ साहब की चाल नाकाम हो गई है। शहबाज शरीफ की चाल क्या थी, उनके वकला की चाल क्या थी? जब हुकूमत ने इसको अपील यहाँ पे की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और आप वो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, अपील आप पढ़ चुके हैं, हम इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि सख्त अल्फाज हैं, बड़े सवालात हैं। और आज शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक खुद उन्होंने अपने आप को एक लकब दिया हुआ था। वो जो कहते थे कि चाइना वाले कहते हैं कि पंजाब स्पीड, ये टर्म यूज़ करते हैं चाइना वाले कि हमें पंजाब स्पीड चाहिए, जितनी स्पीड में शहबाज शरीफ पंजाब में काम करते हैं। आज एक नई टर्म अटॉर्नी जनरल ने मुतारिफ करवाई है, सिमिलर स्पीड। उन्होंने कहा अगर आप ये केस नहीं सुनते, अगर आप इसके ऊपर फैसला नहीं देते, कल को फिर कोई भी पंजाब में उठ कर कहेगा कि सिमिलर स्पीड पे हमें इंसाफ चाहिए, सिमिलर स्पीड पे फैसला होना चाहिए। और वो जो आप 7 तारीख वाली बात करें, उसमें मामला ये था कि 6 को दरखास्त दायर हुई, एतराज़ लगा, 7 कोई एतराज़ के साथ उसको लगाया गया और उसको फिक्स कर दिया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला, और रिलीफ भी ऐसा मिला। और ये होता है एतमाद इदारों के ऊपर कि शहबाज शरीफ को इतना एतमाद था कि वो लंदन जाएंगे कि 5 तारीख को ही उन्होंने टिकट ले लिए। लंदन जाने के 5 तारीख को उन्होंने टिकट ले लिए, 6 को अदालत में दरखास्त दायर की, 7 को वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई, 7 को ही फैसला हुआ। और अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं अदालत को कि ये आप क्या रवायत कायम करने जा रहे हैं कि रिस्पोंडेंट्स फ्रीकैन मुतलका इदारों को नोटिस ही नहीं हुए, उनको सुना ही नहीं गया। वहाँ पे जो अब्दुल शकूर साहब हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल, वो बार बार अदालत को कह रहे हैं कि सर मुझे टाइम तो दें, मुझे इदारों से बात तो करने दें, मुझे इदारों से मशवरा तो करने दें, मुझे उनका रिस्पॉन्स तो लेने दें। शायद उस दिन जुमातुल विदा था और जो दफातर हैं आपको पता है 12 बजे बंद हो जाते हैं, जल्दी बंद हो जाते थे। और वो जो शकूर साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने अदालत में ये कहा कि आज का दिन ऐसा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस तरह से ले सकूं क्योंकि दफातर में लोग मौजूद नहीं है। ऐसा ही बात हुई जी, बिल्कुल ऐसी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समीम रहीम साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शहबाज शरीफ साहब एक दरखास्त दायर करते हैं ज़मानत के लिए, ज़मानत के ऊपर फैसला आता है और बताया जाता है कि ज़मानत मंजूर हो गई। फिर खबर ये आती है कि नहीं, वो तो एक से जजेस के खिलाफ है। फिर जैसे अस्जिद जावेद घुराल साहब का जो फैसला है, जो इंतहाई खौफनाक फैसला है, जिसमें मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कोई साफ़ी नहीं कह रहा, एक जज साहब लिख रहे हैं कि मैंने मुखालफत की कमरे अदालत में बैठकर भी, चैम्बर में बैठकर भी, लेकिन एक और जज साहब ने बजरिया अपने नायब कासिद के फैसले ने करवा दिया। उसके बाद 3 रुकनी बेंच बनता है। 3 रुकनी बेंच भी शहबाज शरीफ को मेरिट पे देता है बेल, कि उनकी जो हार्डशिप की ग्राउंड है, जो मेडिकल ग्राउंड है, उस पर नहीं देता। यानी 4 जजेस जो हैं वो शहबाज शरीफ की मुस्तरद कर चुके हैं दरखास्त हेल्थ ग्राउंड के ऊपर। अब शहबाज शरीफ हेल्थ ग्राउंड के ऊपर जाके ECL से नाम वो ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाना चाहते हैं, बगैर किसी मेडिकल रिपोर्ट के, बगैर मुतल्लिका इदारों को सुने, बगैर नैब को सुने, जिसका असल मुलजिम ही वो नैब के हैं, उनके ऊपर केस ही नैब के हैं, उनको सुने बगैर कैसे ये सारा कुछ हो गया। तो ये आज अनएक्सपेक्टेड था, गैर मुतवक्किल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवा लिया है, क्योंकि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तो देख रहे हैं, मोअज़्ज़ज़ जजेस, कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह का इंप्रेशन जा रहा है कि शरीफ खानदान टिकट पहले ले लेता है, अदालत से रजू करता है, 24 घंटों में केस लग जाता है, और 24 घंटे में बगैर इदारों को सुने। और वही बेंच समीम रहीम साहब जिसने नवाज शरीफ को बाहर भेजा कि, और उसी बेंच को शहबाज शरीफ अपना बैन हेल्प भी दे चुके हैं, जिसमें वो झूठे साबित हो चुके हैं। उसमें क्या था कि नवाज शरीफ बीमार हैं, वापस लाने की मेरी जिम्मेदारी है, अगर हुकूमत को शक होगा तो वहाँ से वो तस्दीक करवा सकते हैं। अब मरीम साहब खड़े होकर क्या कहती हैं, नवाज शरीफ तो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और नवाज शरीफ इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। यानी खुद मीडिया पे वो कह रही है कि वो बीमार नहीं है, और उसी बेंच से शहबाज शरीफ को सिमिलर रिलीफ मिल रहा है। तो ये सवालात तो हैं समी साहब, सवालात हैं बिल्कुल। और इसका अच्छा
नैब को आज नोटिस जारी नहीं किया अदालत ने। जी बिल्कुल, नैब को आज नोटिस जारी नहीं हुआ क्योंकि इसमें अदालत ने देखना है कि सिर्फ क्योंकि अदालत में प्रोसीजरल चीज़ों को देख रही है। क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल ने यह बात की, इस पर सज्जाद अली शाह साहब ने हैरानगी का इजहार किया जब उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट्स को सुने बगैर शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया गया। उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब? उन्होंने कहा सर आप रिकॉर्ड देख लें। और इजाजुल एहसन साहब ने उनको कहा, जब उन्होंने कहा सर बाकी भी लोग कहेंगे सिमिलर स्पीड, इजाजुल एहसन साहब ने कहा क्या मुराद है आपकी सिमिलर स्पीड से? उन्होंने कहा जिस तेजी के साथ यहाँ पे फैसला किया गया है। यानी आप कह रहे हैं कि एक रवायत बन जाएगी कि फिर उसी स्पीड से हमें भी इंसाफ दिया जाए जिस स्पीड से आप शरीफ ख़ानदान को देते हैं। वो तो हमने देखा बार बार हुआ, हमज़ा साहब की भी जिस तरह से ज़मानत हुई, फिर नवाज़ शरीफ साहब को भी जिस तरीके से अदालत ने ये सवाल कर दिया कि आप उनकी लाइफ की गारंटी दें, और वो बिल्कुल अभी देखें वहाँ पर वो इस कदर सेहतयाब हैं कि वो जो बेलफ प्राइवेट रिकवरी यूनिट जो गया नासिर भट्ट का पीछा करते हुए हसन नवाज़ के ऑफिस में, तो नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर बैठे हुए थे। यानी वो इतने माशाल्लाह से सेहतमंद हैं कि वो दफातर में बैठ रहे हैं, जाके अपनी पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं। हो सकता है कोई कारोबारी मुआवनत भी दे रहे हों अपने साहबजादे को, और यहाँ पर जो है कि वो बीमार है। और नैब में बार बार मरियम नवाज साहबा का वकील जो है, जो उनका रेफरेंस में फ़ैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये अपील दे रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं कि जनाब समात को मौखर किया जाए, समात को मौखर किया जाए। उसकी वजह बहुत बड़ी है समी साहब। जी मैं वो इसी पे चाह रहा था कि आप कुछ कमेंट करें। 2021 है ये, 2021, और कोशिश की जा रही है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी जाए ये केसेस, और 2023 में इनको सुना जाए। तो अब आप खुद देख लें कि 2023 में वो क्यों चाहते हैं कि सुना जाए। चलें, बहरहाल हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हम भी आइन और कानून के पाबंद हैं। अब जो अगले हफ्ते समात होगी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी बज़रिया वकील पेश होंगे। उनको तलब किया गया, ख़ुद भी आ सकते हैं, और वहाँ पर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड तो पहुँच गया, तो फ़ैसला जो है उनका हो जाएगा। तो एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला अगर गैर मौसर करार दे दिया तो फिर शहबाज साहब के लिए बाहर जाना तो एक बड़ा मसला होगा। बिल्कुल, देखिए समी साहब, मसला यह है कि जिस ख़ानदान में 7 इश्तिहारी हों, 7 मफरूर हों, जिनका आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये केस चल रहा था। अच्छा, इसमें सदीक सिर्फ ये बात नहीं है कि वो सिर्फ बाहर जाने की बात है, ज़मानत के फ़ैसले में जिन चीज़ों को बुनियाद बनाया गया है और जिस तरीके से मेरिट को डिस्कस किया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो गाइडलाइन है उससे हटके है। तो वो जो फ़ैसला है उस पर भी तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है फ़ैसला। अगर वो जो गाइडलाइंस को पूरा नहीं किया गया, उस पर अगर फॉलो नहीं किया गया तो वो तो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा शहबाज साहब के लिए। देखिए समी साहब, उसमें वो जो पॉइंट है ना, उसमें मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फ़ैसले हैं, कुछ बेंच के कुछ फैसले हैं। आपने देखा खोसा साहब ने पहले एक फ़ैसला दिया था एवन फील्ड में, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शरीफ खान ये नवाज शरीफ को, मरियम को, कैप्टन सफदर को ज़मानत दी थी। उसको आपको याद होगा, साकिब निसार साहब ने कहा था कि अदालती जूरिस्प्रूडेंस को तबाह और बर्बाद करके रख दिया गया। बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे। फिर 5 रुकनी बेंच बना था जिसमें जस्टिस गुलजार खोसा साहब भी थे, साकिब निसार साहब हेड कर रहे थे, और उसी में आप याद करें गुलजार साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे तो चाइना मॉडल होना चाहिए कि आप समरी ट्रायल करें और आप, उन्होंने कहा चाइना में क्या होता है, ये उनके रिमार्क्स थे, चाइना में क्या होता है, वो समरी ट्रायल करते हैं, उसके बाद ला के सामने खड़ा करके और पार कर देते हैं उस बंदे को। तो उस वक्त ये रिमार्क्स थे। उस वक्त खोसा साहब ने जो फैसला दिया था उसको अगर आप देखें, 5 रुकनी बेंच का फैसला, उसके ऊपर तो ये मैार पे पूरा नहीं उतरता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मुतसादिम है, तो ये बहरहाल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऊपर आके हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक हो गया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट आज डेवलपमेंट थी जिसका मैं, वो जो शहबाज शरीफ साहब की जो पॉलिटिकल जो भी उनकी एक्टिविटी है उस पर जाने से पहले सिंध असम्बली में आज बड़ा एक हंगामा हुआ। अरसा के चेयरमैन को हटाने के लिए करारदाद लाने पर बात हुई, और बाकायदा तौर पर PTI के जो अरकान हैं उनसे हाथापाई। ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर बहुत गर्म है। सदीक साजिद साहब, ये सिंध की जो सूरत हाल है उसमें तो बिल्कुल आमने सामने आ गई है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ। आपस में अरकान की हाथापाई, ख़वातीन का हल्ला गुल्ला, जबकि अरसा वाले ये कह रहे हैं कि आज उनके इजलास में किसी रुकन के साथ कोई बदतमीज़ी हुई नहीं। और सिंध असम्बली में ये गवर्नमेंट कह रही है, अनवर सियाल साहब ने ये कहा कि अरसा के चेयरमैन के ख़िलाफ़ लाएँ और वो अपना उनको हटाएं, करारदाद लाएं। तो ये जो सिंध कार्ड है और ये जो सूबाई तासुब है, पीपल्स पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन अब उनका हर काम जो है वो सिंधी 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 सिंधी, सिंध के साथ ज़्यादती हो गई, सिंध के साथ ये हुआ। दे आर बेसिकली कन्फाइंड टू ए रीजनल नेशनलिस्ट पार्टी
तो इससे तो पाकिस्तान का बड़ा नुकसान होगा। और ये क्या पीपल्स पार्टी की सोच आपको क्या लगती है? समी साहब, एक तो जो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है जो 91 का अकार्ड है उसके मुताबिक सूबों में पानी की तकसीम करती है, और अभी भी जो उनका इजलास कुछ दिन पहले हुआ उसमें भी उन्होंने हर सूबे की जो डिमांड थी उसको सामने रखते हुए और पानी की किल्लत जो सामने रखते हुए उसका उन्होंने फैसला किया। अब एक नहर जो है वो अगर पंजाब से गुजरती, चश्मा राइट बैंक कैनाल है, झेलम कैनाल है, जिसके ऊपर ये एतराज़ात उठा रहे हैं, तो वो अगर पंजाब से गुजरती तो पंजाब का ये मौक़िफ़ है जिसको इरसा ने इंडोर्स किया कि पंजाब उससे पानी जो है वो ले सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो जो जुनेजो साहब है इरसा के, जो सिंध के मेंबर हैं, उन्होंने एक DGTV से गुफ्तगू में कहा कि वो किताब एक जो है वो मुझे मारी नहीं गई बल्कि मेरी तरफ जो है वो फेंकी गई, इसको इशू बना लिया सिंध असम्बली में। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इनको अब पीपल्स पार्टी को सिंध कार्ड चाहिए था, और पानी की तकसीम के मामले पे तो ये है ही बहुत ज़्यादा टची। आपको पता है इनकी वजह से वो आज तक कालाबाग डैम जो है, सदीक कभी किसी गरीब के मसले पर गुत्थम गुत्था नहीं हुए, कभी कोई तनख्वाह बढ़ाने पर बात नहीं हुई, कभी वहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें बेनिफिशरी पाकिस्तान के या सिंध के लोग हों उस पर इन्होंने गरीबों के लिए कभी आपस में ये गुत्थम गुत्था नहीं हुए। लेकिन हर वो सियासी इशू, अब जैसे ये पानी का इशू है, डैम का इशू है, ये पहला मुल्क मैंने देखा है पाकिस्तान जहाँ पे डैम बनने से कहा जाता है कि तबाही हो जाएगी, मुल्क टूट जाएगा। पूरी दुनिया में डैम बनते हैं, पानी इकट्ठा होता है, उसमें एग्रीकल्चर में भी इजाफा होता है, बिजली भी बनती है। हालांकि समी साहब, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा एतराज़ सिंध पे है कि ये हमारा पानी चोरी करते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान को एग्रीकल्चर के लिए जो वहाँ पे जो हालात हैं, इतने पानी नहीं, लेकिन वो भी तो गलत है ना। देखिए सिंध का पानी, ये पंजाब पे इल्जाम लगाते हैं, पंजाब का पानी, बात सारा पाकिस्तान है पूरा। अगर पंजाब चोरी कर रहा है तो फिर सिंध के ऊपर जो इल्जामात बलूचिस्तान लगा रहा है उसका ये सिंध वाले क्या जवाब देंगे? ये तो अगर वफाक पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर भाई वफाक पानी की तकसीम नहीं करता, एक अथॉरिटी बड़ी हुई है, वो अथॉरिटी जो है पानी की एक अकार्ड है उसके ऊपर आपने साइन किए हुए हैं, उसके ऊपर जो है वो फिर ये टेलीमेट्री एक सिस्टम लगना था, उसके ऊपर भी आप लोगों ने बहुत सारे एतराज़ात उठा दिए। ग्रेटर थल कैनाल के साथ उन्होंने क्या किया, कालाबाग डैम के साथ उन्होंने क्या किया कि अगर ये डैम बन जाते तो पाकिस्तान के, तो कह रहे हैं तो इसको तो इन्होंने ऐसा सियासी रंग दे दिया ना। आप तो ये कह रहे हैं ना कि वो एक किताब उनकी तरफ फेंकी या क्या हुआ। वो जो नासिर अली शाह है अलीना, सिंध के वजीर, वो कह रहे हैं कि हमारे मेंबर पर तशद्दुद किया गया, यानी एक ऐसा इशू उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि, और नेशनल मीडिया पे अब जब एक असम्बली में बयान देंगे सिंध के वजीर तो क्या मैसेज आएगा और व्हाट आर दे अप टू, ये किसका एजेंडा है? नहीं, आपने जो बात की ना नजरिया कि पीपल्स पार्टी का नजरिया क्या है, कल के प्रोग्राम में हमने शिकारपुर की आपने एक वीडियो चलाई थी जिसमें डाकू जो थे वो नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, और वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो रिट है उसको चैलेंज कर रहे थे। तो यही इनका नजरिया है, डकैती करो, डाके डालो, करप्शन करो और असम्बलियों में आके एक दूसरे के ऊपर जुबान दराजी करो और एक दूसरे को मारो, बस इसके अलावा सब इनका कोई नजरिया नहीं है और हम इनसे इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। सदीक जान, सिंध कार्ड, पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी, एक नारा लगता था चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, और अब पंजाब में अभी जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर खुशाब में 250-300 वोट मिले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, कहीं नामो निशान नहीं है। सिंध में भी अगर हुकूमत में ये ना हो तो जो रिज़ल्ट आएंगे वो शायद 50% उससे डिफरेंट होंगे, तो बड़ा एक पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। दुरुस्त कह रहे हैं आप, लेकिन पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा हो गया और अभी आप देखें उनका पूरा अब जो फोकस है वो सिर्फ सिंध की हद तक है कि अंदरूनी सिंध को काबू रखें, और अंदरूनी सिंध में वो काबू हैं भी सही। ज़ाहिर है जब कोई और पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे नहीं जाएगी, उनका कोई कंपिटेटर ही नहीं है, कोई और तवज्जो ही नहीं देगा, चाहे वो अंदरूनी सिंध एक्चुअली ना सदीक जन जाने ही नहीं देते हैं। ये कल हमने ये चलाई है, वहाँ पे वडेरे वडूरे सब मिले हुए हैं, ये पूरा एक सिस्टम है, एक माफिया है। वहाँ पे किसी नए बंदे को, नई पॉलिटिकल पार्टी को शायद वो इस तरीके से वो करने ना दें। पीटीआई ने उधर काम थोड़ा बहुत कराची में किया, अगर पीटीआई अपनी पॉलिसी को मजीद आगे लेकर चलती तो मुझे लगता है कि पीटीआई वहाँ पर एक वो अच्छा ऑल्टरनेट हो सकती थी, जो कि वो नहीं हो सके। हाँ दुरुस्त कहा आपने, और कराची में तो अब ये सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी की तवज्जो कराची पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात बेहतर बना लें। उन्होंने बहुत कोशिश की कल रात के इशाइये में पीपल्स पार्टी को मनाने की, और लेकिन जो उनकी अपनी पार्टी है वो उनको इस बात की इजाज़त नहीं दे रही। आज जो शाहिद खाकान अब्बासी ने बयान दिया और फिर उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने जो बात की, यानी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि अगर आप पीडीएम में पीपल्स पार्टी को शामिल करते हैं तो फिर आप पीडीएम के लिए एक नए जनरल सेक्रेटरी लें। बड़ा सख्त बयान था। लेकिन इस पर उन्होंने क्या कहा, मरियम नवाज साहबा ने मुकम्मल तौर पर एंडोर्स किया, और जो उनके चचा हैं जो इस वक्त मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, उनके बारे में जो गुफ्तगू की उस बयानिए के हवाले से सुनाइए ज़रा मरियम साहबा ने क्या कहा। सदीक साजिद, ये तो एक डायरेक्ट हमला है शहबाज शरीफ पर।
तेजी जो है चाचा के मुकाबले में खुलकर सामने आ गई हैं। अब ज़ाहिर है जी, एक जो बयानिया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब चाचा जेल में थे तो उन्होंने एक डेवलप तो किया मरीम नवाज़ ने, अब वो उससे किस तरह पीछे हटेंगी। और शाहिद खाकान अब्बासी तो ज़ाहिर उसी कैंप में शामिल है जो नवाज शरीफ का कैंप है। और रात जो गुफ्तगू की है डिनर में शहबाज शरीफ ने, उन्होंने तो वहाँ पर मफाहमत की बातें की हैं, पीपल्स पार्टी को वापस लाने की बातें की हैं पीडीएम में, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि एएनपी को भी। तो आज जो उनकी जो मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, तो मौलाना ने भी उनकी बात नहीं मानी। हालांकि ये मुलाकात बगैर किसी शेड्यूल के हुई। एक फ़ोन किया शहबाज शरीफ ने कि मैं आपकी तबीयत दरियाफ्त करने आना चाह रहा हूँ। शहबाज साहब ने भी तो बहुत वो जैसे उनकी न्याजी साहब की वो है कि बहुत देर कर देता हूँ मैं जी। तो ये तो आज उन्होंने फ़ोन किया, मौलाना साहब कहा जी ठीक है जी आप आ जाएँ। तो वो बगैर किसी शेड्यूल के वो मुलाकात हो गई, वो लेकर चले गए। मरीम नवाज़ भी तारड़ थे, लेकिन मौलाना भी ठीक आदमी है, उनके राब्ते ज़्यादा मुअस्सर हैं नवाज शरीफ के साथ। उन्होंने कहा आपकी तजवीज़ अच्छी है, लेकिन मैं नवाज शरीफ से भी डिस्कस करूंगा और ये जो पीडीएम का सरबराही इजलास है 29 को, उसमें भी सामने रखूंगा। और 29 के इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी दोनों को नहीं बुलाया गया। इस तरह ये पहली जो कोशिश है शहबाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस लाने की, वो हुई है नाकाम। इसकी थोड़ी सी वजह यह है समी इब्राहिम साहब कि पीपल्स पार्टी ये थ्रेट कर रखा है कि अगर सेनेट में आप यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे और वहाँ पे आप हमारे साथ तावन नहीं करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो कौमी असम्बली में हम आपके साथ तावन नहीं करेंगे और हम अपने अलग सीटों का मुतालबा करेंगे। अब 57 के करीब वोट्स हैं वो वहाँ पे पीपल्स पार्टी के अपने एमएनएस जो है वो मौजूद हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी को अपना जो है वो पार्लियामानी लीडर वहाँ पर नामजद कर सकते हैं। ये चाह रहे हैं शहबाज शरीफ के पार्लियामेंट के अंदर मैं ही अपोजिशन लीडर रहूँ और मेरी जो अपोजिशन लीडरी है वो बरकरार रहे और अलग से सीटें उस तरह ना ली जाए। तो उसी वाले से इनकी ये कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश को शहबाज हालांकि रोटी छोटी तो रात एहसन इकबाल और वो शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ के साथ ही खाई है, लेकिन वो अभी मेरा ख्याल है शायद वो कहते हैं ना वो चलता रहता है कि सिलसिला हजम शायद नहीं हुई, तो उसी चक्कर में उन्होंने पॉलिसी वही रखी है, रोटी शहबाज की खाई है, लेकिन पॉलिसी जो है बयानिया है वो नवाज शरीफ वाला उन्होंने फॉलो किया। अच्छा, इसमें इससे पहले भी जब शहबाज शरीफ साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले ईद से चंद दिन कबल जो पंजाब में अरकान असम्बली हैं नून लीग के, उनसे जो मुलाकातें की तो उनसे ये कहा कि आप गवर्नमेंट को अटैक करें, आप एस्टेब्लिशमेंट को अटैक ना करें, हम इदारों के साथ नहीं लड़ेंगे, मफाहमत के साथ आगे चलेंगे। तो मरीम नवाज़ साहबा फ़ौरी तौर पर परवेज़ रशीद साहब के हमरा चली गई जावेद लतीफ़ के घर, और वहाँ पर जाके उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की, फ़ौज के ख़िलाफ़, उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि जो शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिशें हैं कि कुछ रिकन्सिलिएशन हो जाए, वो उनको तारपीडो कर रही हैं, वो उनको नहीं तस्लीम कर रही। और अभी भी जो शहबाज साहब ने कल रात इशाइया में गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई आएँ एएनपी को, पीपल्स पार्टी को, और उन दोनों जमातों ने टाइम मांगा कि जनाब हम बताते हैं आपको, लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली बिलावल भुट्टो आ चुके थे यूएई से पाकिस्तान, लेकिन वो कल उन्होंने पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन भेज दिया। मरीम साहबा भी इस्लामाबाद में थी, लेकिन वो भी उस इशाइया में उन्होंने शिरकत नहीं की। तो शहबाज शरीफ साहब चैलेंज है सबसे बड़ा कि मफाहमत की जो कोशिशें वो कर रहे हैं दूसरी जमातों के साथ, वो लोग तो दूसरी जमातों के तब बात सुनेंगे अगर उनकी पार्टी उनकी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार हो। अभी आज जो मरीम साहबा ने गुफ्तगू की है और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अपने साथियों को बता रहे हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो पहली कोशिश है शहबाज शरीफ साहब की, जो पिछले 1-2 हफ्तों से वो सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक, पीपल्स पार्टी कम अज़ कम शर्मिंदगी का इजहार तो करे, अगर वो शर्मिंदगी का इजहार नहीं करती तो फिर किसी तरह भी। और दूसरा सभी साहब ये बात भी है कि आज मरीम नवाज़ ने एक और बात की उस पर गौर किया, उन्होंने कहा जी बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, वो गोल मोल करके ये बात मैसेज दिया। अच्छा, तीसरी बात कि भाई अगर आपने पार्लियामानी लीडर्स बुलाए हैं तो फिर वहाँ पे अयाज सादक भी थे, साद रफ़ीक भी थे, शीज़ा फातिमा भी थी और मरीम औरंगज़ेब खुद भी थी, तो फिर मरीम नवाज़ को बुलाने में क्या हर्ज था। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और ये पॉइंट है, वापस आते हैं तो इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर नून लीग की सियासत पर बात हो रही थी और हम ब्रेक पर जाने से पहले ये गुफ्तगू कर रहे थे कि
अयाज सादिक साहब को बुलाया गया, जो शहबाज शरीफ साहब का इशाइया था। बज़ाहिर ये पार्लिमानी कायदीन के लिए जो अपोजिशन के थे उनके एजाज़ में था, लेकिन उसमें शिरकत बहुत सारे ऐसे लोगों ने की जो पार्लिमानी कायद नहीं थे। उसमें अयाज सादिक साहब, उसमें साद रफ़ीक साहब, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा को नहीं बुलाया गया था। ये वाकई सदीक साजिद, मरीम नवाज़ को अगर बुला लेते तो इसमें क्या कबाहत थी, या मरीम साहबा ने आना नहीं था? वो बिल्कुल आती हैं अगर उनको बुलाया जाता। उनको इनविटेशन ही नहीं दिया गया, क्योंकि इनके जो अपोजिशन लीडर का जो चैम्बर है वहीं से दावतनामे भिजवाए गए, तो उनको तो इनवाइट ही नहीं किया गया। अगर उनको इनवाइट किया जाता तो वो इस्लामाबाद में मौजूद भी थी, तो इसके बावजूद उनको जो है वो नहीं बुलाया गया। शायद इसी वजह से, क्योंकि जो आपने पहले बात की ना कि MPs के साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं, सेम गुफ्तगू की है शहबाज शरीफ ने रात अपोजिशन को, और कायल करने की कोशिश। एक ये चीज़ ये भी बता दूँ, उन्होंने कहा कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हमें तमाम कानूनी और आइनी ऑप्शन इस्तेमाल करने चाहिए थे बशमूल अदम एतमाद की तहरीक के, और उसके बाद हमें जाना चाहिए था लॉन्ग मार्च और इस्तीफ़ों की जानब। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जो नवाज शरीफ का और मरीम नवाज़ का और पूरी PDM का बयानिया है वो उसके साथ नहीं है। और दूसरी बात जो है वो शहबाज शरीफ ने ये बात भी करके एक मैसेज जो है उन लोगों को दे दिया जिनके साथ एक बातें की जा रही कि ये डील और डील दोनों का इन्होंने जो है वो फ़ायदा उठाया। जिस तरह सदीक जान ने बात की, जो केसेस एक ही दिन में लगा, फैसला भी हो गया, सारी कुछ चीज़ें जो है वो, तो ये तो फिर इस चीज़ की जो है वो गमाजी करती है कि ये सारा कुछ सिलसिला जो है वो चल रहा था। अब वो उन्होंने जो रात एक और बात की, उन्होंने कहा जी हमारा फोकस होना चाहिए अब इमरान खान, हमारा फोकस इदारे नहीं होने चाहिए। अगर हमारा फोकस इदारे होंगे तो फिर हमारा वोट बैंक कम हो सकता है समी साहब, कि हम अगर इमरान खान की परफॉर्मेंस को, ख़ासतौर पर महंगाई को, इनके जो मुआशी सूरत हाल है, बेरोज़गारी को, इनकी पॉलिसियों को निशाना बनाएंगे, ये हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। अगर हम इदारों की तरफ उंगली उठाएंगे तो इससे हमें फ़र्क पड़ेगा, हमारा वोट बैंक भी मुतासर होगा, हमें आइंदा इंतखाबात की तरफ जो है वो देखना चाहिए। तो ये क्लियर कट उनका एक स्टांस है जो उन्होंने दे दिया। और फिर वही जो बात के स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, फिर वहाँ पर कोई लॉन्ग मार्च की कोई बात नहीं हुई, इस्तीफ़ों की कोई बात नहीं हुई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये अपने इनके जो इख्तिलाफात हैं उसमें लॉन्ग मार्च का मामला तो कहीं क्यों लीला गोल ही नहीं हो गया। मेरी बात सुनो, सदीक साजिद साहब जितनी मर्जी तीलियां लगाते रहे, इन तीलियों का कोई फायदा होना नहीं है। सदीक साजिद साहब ने तीलियां लगाते रहते हैं। देखिए इनकी ख्वाहिश है, जब से मैं इनको सुन रही हूँ और बहुत से लोगों को सुन रही हूँ, उनकी यही ख्वाहिश है जी कि चाची भतीजी जो है ना, चाचा भतीजी जो है ना, इनके अंदर आप मुझे बात तो कर लेने देना, बात कर लेना, मैं बात करने में बोल नहीं रही थी। तो इनकी ख्वाहिशात जो है ना, इन्होंने पहले शहबाज शरीफ को रोका कि आपकी बीट है, मरियम का नवाज का नाम लो सही, तो अलीना को जनाब बिल्कुल जो है वो आप बोल रहे हैं। अब ये पुरानी बात हो गई है। देखिए अब मैंने आपकी बात पूरे आराम से सुनी है, मेरी बात जरा आराम से सुनिए। देखिए ये बहुत से लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि दोनों अलग हो गए हैं। मैं अभी भी इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि एक गुड कॉप है और एक बैड कॉप है, और बड़े अच्छे तरीके से जो है अपनी पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, इन्होंने मरीम नवाज को रोका। मरीम नवाज ने क्या किया? अपने बयानियां लेकर आप की तरफ आऊंगी, पूरा आपको दूंगी मौका, आप सवाल कर लीजिएगा मुझसे। अब दो सदीक इनके दरगे में फंसे हुए हैं। हाँ लेकिन अमीन मैं ही होंगी, दो सदीक और अमीन मैं। रुक जाए आप, अच्छा रुक जाए। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया? इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को रोका, मरीम नवाज को रोका। मरीम नवाज को रोकने का क्या नतीजा निकला? आपके सामने उन्होंने किस तरीके से इदारों को वो किया, पोलिटिसाइज किया, उन्होंने किस तरीके से इदारों की बात की। अब इसने शहबाज शरीफ को रोका है, अब देखिएगा आगे कहानी क्या बनती है। आप कहते हैं ना कि PDM का क्या होगा, PDM का जो होना है सो होना है, लेकिन जो कल का जो सारी चीजें हुई हैं उसमें ये कहा गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे, फिर बाद में पता चलता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं आते हैं। उसका भी एक रीजन है, वो रीजन जो आप पहले बता चुके हैं। अच्छा जी, सदीक साजिद साहब, यू वांटेड टू से समथिंग, अपना सदीक जान साहब। मैं तो मैडम से एक सवाल करना चाह रहा था कि गुड कॉप बैड कॉप को, क्योंकि ये आप अंग्रेजी आपको ज्यादा आती है, तो इसको उर्दू में, इसको उर्दू में टकराव की सियासत कर रहा है। नहीं, इसको उर्दू में हम मुनाफिकत की सियासत कह सकते हैं। मुनाफिकत की सियासत कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? लेकिन मुनाफिक इसमें फिर शहबाज शरीफ भी है। तो गुड कौन है, बैड कौन है, ये तो वक्त बताएगा। आपसे बेहतर कौन करते हैं? आप तो बीट करते हैं, आप तो बीट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है उसमें मुनाफिकत का एलिमेंट आ गया है। वो इसलिए आया कि ज़ाती मफादात को सामने रख के वो बात की जाती है, लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च का सारा मसला गोल हो गया और अपनी अपनी कहानी हर बंदे ने बाहर है ना, मरियम बाहर, हमजा बाहर, शहबाज शरीफ बाहर, नवाज शरीफ बाहर, तो क्या डील नहीं है? कन्विक्शन रेट बताए ना क्या है? तो करें ना लॉन्ग मार्च, फिर सब बाहर है तो करें। अच्छा मुझे ये बताइए सदीक जान, ज़रा आप दूसरी तरफ आ जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? वो जहांगीर तरीन वाला जो मामला था, अली ज़फ़र की जो रिपोर्ट थी, वो क्या कहानी कहाँ तक पहुँची? देखिए अली ज़फ़र साहब वाली रिपोर्ट के बड़े इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अली ज़फ़र साहब ने जिसके खिलाफ तहकीकात करनी थी, अब वही उस रिपोर्ट को वेट कर रहे हैं और वही देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट ज़रा, यानी जिनके खिलाफ तहकीकात थी, जहांगीर तरीन साहब
के ख़िलाफ़ तहकीकात थी, तो अब वो रिपोर्ट का मुआयना जहांगीर तरीन साहब कर रहे हैं? नहीं, जो जिनके खिलाफ जहांगीर तरीन साहब की शिकायत थी वही उसका मुआयना कर रहे हैं। अच्छा, वही यानी शहजाद अकबर साहब या जो दूसरे लोग जो नैब के जिन पर इल्ज़ाम जहांगीर तरीन साहब लगाते हैं। और ये टेम्पर्ड जो है वो रिपोर्ट पेश करने की कोशिश की जा रही है कि उसमें टेम्परिंग की जाए उस रिपोर्ट में, जो अली ज़फ़र साहब ने पहले रिपोर्ट दिया। अब अली ज़फ़र साहब का मामला ये है कि क्योंकि उनको भी सेनेटर बनवाया गया है PTI की तरफ से, तो वो भी शायद मेरा एनालिसिस है, ख़बर नहीं है कि वो अपने पाँव खड़े होंगे कि वो इतनी जुर्रत का मुजाहरा करें कि वो कहें कि मेरी ये रिपोर्ट है, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इसमें ये मामलात हैं, ये चीज़ें हैं, मैं यही रिपोर्ट दूंगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं जिनके खिलाफ तहकीकात वो कर रहे थे उन्हीं से वो पूछते हैं कि सर ये रिपोर्ट है, आप बता दें, फिर यही पेश करनी है, ये क्या करना है। तो बाकी पता है इमरान खान साहब को भी है। इमरान खान साहब को सिर्फ एक तसल्ली है, और वो तसल्ली उनको यह है कि इदारे उनके साथ खड़े हुए हैं, यानी उनकी हुकूमत को नहीं गिराना चाहते। इसमें वो क्लियर हैं, यही वजह है ना वो इस वक्त जहांगीर तरीन को वो कोई मामला उसके साथ ठीक करना चाहते हैं। उनको सिर्फ एक ही तसल्ली है, और वो ये है कि इदारे मेरे साथ खड़े हैं। बाकी ये सब आंखों का धोखा है जो आपको नज़र आ रहा है, फ़लाँ मिल लिया है, फ़लाँ मिल लिया है, मामला तय हो गए हैं, ये वो कुछ भी नहीं है। मामला बिल्कुल बड़े ख़राब हैं जहांगीर तरीन ग्रुप की हुकूमत के। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं जब इदारों ने मेरी हुकूमत नहीं गिरानी तो मुझे किस बात की टेंशन है। पता नहीं है वो 2023 के इलेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने 2023 का इलेक्शन कैसे लड़ने। क्या इन लोगों को या कोई और पोलिटिकल लोगों के जरिए नहीं लड़ना, कोई विनिंग हार्सेस के जरिए नहीं लड़ना, किस तरह से लड़ना, ये सदारती निज़ाम तो नहीं है। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी हुकूमत नहीं जा रही, तो जहांगीर तरीन ने जो करना है कर ले, जिसने जो करना है कर ले, जिसने शौक पूरा करना है वो कर ले। नहीं, लेकिन सदीक साजिद, अगर FIA एक, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये बात कई दफ़ा, मेरा ये क्वेश्चन है, अगर FIA इंक्वायरी कर रही है तो अली ज़फ़र साहब किस कैपेसिटी में, किस कानूनी हैसियत में वो देख के अपनी रिपोर्ट देंगे, और अगर वो एक रिपोर्ट दे भी देते हैं तो किस बुनियाद पर, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर आप FIA की इंक्वायरी को दफ्तर दाखिल कर देंगे? मैं तो सीधा कहूँगा जी, अली ज़फ़र की जो यहाँ पे इनको जो लगाया गया, वैसे तो बतौर सालस ही हम कहेंगे ये असरअंदाज होंगे FIA की उस रिपोर्ट के ऊपर। आप एक इदारे को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं जी ये जो आपने अब तक जो तहकीकात की हैं मुझसे शेयर करें, फिर आप जो जहांगीर तरीन जो उनके शुगर मिल्स हैं उनके लोगों से आप मिलते हैं, और फिर जो है वो उनको रिपोर्ट्स को जो है वो बनाते हैं और आगे बेचते हैं। इब्तदाई जो रिपोर्ट है तो FIA के जो लोग हैं वो किस तरह फिर आज़ादी से काम करेंगे। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, अगर वफाकी वज़रा ये कहें कि जहांगीर तरीन हमारा असासा हैं, छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी ये ख़बरें आएँ कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पार्टी में हैं और वो मेरे करीबी साथी हैं और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा, तो ये मुझे बताइए कि कौन सा इदारा, जो सदीक साजिद साहब वेरी राइटली इज़ पॉइंटिंग आउट, कौन सा पाकिस्तान का इदारा उनके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात करेगा, और अगर वाकई वो किसी चीज़ में मुलव्वस हुए तो वो आके ये कहेगा कि हाँ जनाब बिल्कुल ये मुलव्वस हैं। सॉरी टू से, लेकिन समीर साहब ये बात कही जा रही है कि जहांगीर तरीन को अली ज़फ़र के ज़रिए एक क्लीन चिट जो है वो दी जाएगी, फिर वो अदालतों से उसी क्लीन चिट के ज़रिए बाइज़्ज़त जो है वो बरी होंगे, और चूँकि वो शुरू से कह चुके हैं कि मैं PTI में हूँ, रहूँगा, था, और साथ ही साथ जब जो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्लीन चिट कैसे मिलेगी? देखिए इमरान खान ने ये कल भी कहा, सदीक जान आपको भी पता है इस बात का, कल भी उन्होंने जो मीटिंग थी तर्जमानों की और पूरी कोर कमेटी की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं कोई NRO नहीं देने वाला, मुकदमा मेरी हुकूमत रहे या ना रहे वापस नहीं होगा कोई। तो देखिए कहाँ से क्लीन चिट मिलेगी? सदीक साजिद साहब के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, और वो ये है कि देखिए अली ज़फ़र साहब ने क्या देखना है। अली ज़फ़र साहब ने FIA के मामलात नहीं देखने कि FIA क्या कर रहा है, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या इमरान खान साहब के करीबी लोगों जो कि जिसका नाम शहजाद अकबर है उनकी मुदाखलत है, यानी उन्होंने सिर्फ ये देखना है। जहांगीर तरीन साहब ये नहीं कहते कि मेरे ये केस जो है वो आपको ख़त्म कर दें या मेरे केस ख़त्म करवा दें, आप FIA को ख़त्म कर दें। अच्छा यहाँ पर ब्रेक पे जाना है मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अली ब्रेक तो भाईजान ले लेने देना, आपको पूरा टाइम देंगे, आप थोड़ा सा हौसला तो रखें। जब वापस आते हैं तो यही पूछेंगे कि अली ज़फ़र साहब ने जो, अगर वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से या शहजाद अकबर साहब ने या किसी और ने मुबैना तौर पर कॉलें की हैं और इन्फ्लुएंस किया है, तो फिर उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसकी रेमेडी क्या है कानून में, ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जहांगीर तरीन साहब के मामले पर बात हो रही है। ये एक बिटर फैक्ट है
कि तहकीकात एक इदारा कर रहा है, लेकिन उस पर हमें ये इतला मिलती है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अली ज़फ़र साहब को इस पर अपॉइंट कर दिया है। और अब ये पता चला कि जी वो ये तहकीकात करेंगे कि क्या वज़ीर-ए-आज़म हाउस से या जिन लोगों पर जहांगीर तरीन साहब इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी तरफ से कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं किया गया। सवाल ये है कि अगर जो अली ज़फ़र साहब हैं वो एक प्राइवेट पर्सन है, एक पार्टी के वो ओहदेदार हैं, कौन से कानून के तहत प्राइम मिनिस्टर किसी प्राइवेट पर्सन को ये कह सकते हैं कि आप इंक्वायरी करें इस चीज़ की और मुझे रिपोर्ट दें, और फिर उस रिपोर्ट की बुनियाद क्या उसकी लीगल बेसिस हो सकती हैं कि वो अगर किसी ने इन्फ्लुएंस किया उसके खिलाफ कार्रवाई करें या फिर जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट दें। और फिर जब इतने वुज़रा बार बार, अभी सदीक साजिद साहब ब्रेक में बता रहे थे कि यहाँ पर जहांगीर तरीन साहब 2 दिन रहे हैं और दर्जन के करीब वुज़रा जो हैं उनसे जाके मिले हैं और उनके साथ खाने खाए हैं, तस्वीर बन रही हैं, कौन सा इदारा फिर कोई आज़ादाना तहकीकात करेगा और इस हवाले से वो आगे जाएगा? तो सदीक साजिद, सवाल ये है, या सदीक जान, कोई भी आप में से जवाब दे सके कि अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट आ जाती है कि जनाब ये इन्फ्लुएंस हुए हैं, वहाँ पर किसी ने PM हाउस से कॉलें की हैं, तो उसकी क्या लीगल रेमेडी है? इनकी जो फाइंडिंग है उसकी लीगल बेसिस क्या होंगी? सदीक साजिद आप बता दें। जो आपने बात की थी ना सियासत में मुनाफकत वाली, यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, अली ज़फ़र को बनाया, क्या उसका कोई नोटिफिकेशन हुआ? क्या कोई TORs बनाए गए? क्या आपको सरकारी सतह के, चलो सरकारी छोड़ दें, पार्टी की जानब से, PTI की जानब से कोई नोटिफाई किया गया? कोई नहीं, ज़ुबानी कलामी सारी कहानियाँ। इसके बावजूद मुझे एक बात बताएं, किस हैसियत में जाकर अली ज़फ़र FIA से रिकॉर्ड मांगते हैं? किस हैसियत में जाकर उनकी मिल्स के जो फाइनेंशियल और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं उनके जाकर वो काम करते हैं? चले ठीक है जी, आपने ये जायज़ा लेना है कि शहजाद अकबर की मुदाखलत हो रही है नहीं हो रही, तो शहजाद अकबर से आप कितनी मरतबा मिले, उन्होंने फिर आपके सामने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? और आपकी अगर FIA आपको रिकॉर्ड दे रहा है तो आपकी अपनी जो रिपोर्ट होगी वो किस बुनियाद के ऊपर होगी? आपका तो जो एक TOR सीधा यही है ना, शहजाद अकबर वाला। तो फिर जो FIA अपना काम कर रही है उसको आप जो है वो किस अंदाज से देखेंगे, सही कर रही है नहीं कर रही है? आपके पास तो वो मैंडेट नहीं, आपने तो सिर्फ यही काम देखना है, शहजाद अकबर वाला। तो ये सारी चीज़ें मैं वही बार बार कर रहा हूँ कि फिर वे वुज़रा वाली बात आपने कर दी। फिर पिछले दिनों फवाद चौधरी जाकर मिला, खो क्या रहा है कि जहांगीर तरीन, बहुत सारे वज़ीर मिले हैं, जी जहांगीर तरीन को आगे रख के ये MPAs या MNAs अपने काम करवा रहे हैं। AC क्या वो DPO लोधरा का वो तब्दील नहीं हो गया? वो बहुत से जो अफसरान है, क्या AC और DC SHO DSP तक तब्दील इन MPAs के कहने के ऊपर वो कर दिए? उस्मान बुज़दार जिसके साथ जिस दिन उनके साथ मीटिंग हुई वो तो उसके साथ खड़े, उनके काम हो रहे, वो तो खुश हैं। हल्कों में तरक्याती फंड्स बंद हो गए थे, फिर बहाल कर दिए, वो बजट के बाद फिर ये काम शुरू हो जाए। अच्छा सदीक जान, एक पार्टी के अंदर भी तो एक परसेप्शन होता है ना, आप क्योंकि मिलते रहते हैं और आप सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव हैं। जो पार्टी है PTI, वैसे तो वो पिछले 3 साल से बिल्कुल आइसोलेशन में है। खान साहब का अपनी पार्टी से, अपने वर्कर से, नौजवानों से कोई रब्ता नहीं, सिर्फ उस्मान डार जिन नौजवानों को ले आते हैं उनसे उनकी मुलाकात वो भी स्क्रीन पर ही होती है, कोई पर्सनली नहीं होती। पार्टी का परसेप्शन क्या है इस सारे मामले में? जिस अंदाज में इमरान खान इसको हैंडल कर रहे हैं, पहले पर्चे हो गए, अब अली ज़फ़र आ गए और कोई लेजिटिमेसी नहीं है पूरी ये सारे प्रोसेस की, PTI का वर्कर क्या सोचता है? देखें समी साहब, ये जिस दिन जहांगीर तरीन ग्रुप का ऐलान हुआ था और 2 उनके जो ग्रुप के हिस्सा जो MPS थे उन्होंने जो गुफ्तगू की TV चैनल्स पर आके, और एक ने तो आपकी मौजूदगी में बोल TV पर भी बात की थी, उससे पहले तक तहरीक इंसाफ में तमाम तर इल्ज़ामात के बावजूद अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान के बाद किसी की इज़्ज़त और एहतराम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में थी तो वो जहांगीर तरीन थे। जब वो गुफ्तगू आई तो रिएक्शन आया तहरीक इंसाफ को और अच्छा खासा आया। फिर आके जहांगीर तरीन साहब ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और अगले दिन आके बयान दिए, तो कुछ हद तक वो डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रहे। लेकिन जो बात मैं सदीक साजिद साहब कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। देखें, सदीक साजिद साहब ये कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अली ज़फ़र क्या करेंगे, FIA का रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये चीज़ें। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बीट को कवर करने वाले रिपोर्टर ने जहांगीर तरीन साहब को स्क्रीनशॉट दिखाया था और दिया था जिसके अंदर व्हाट्सएप के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबर दी गई थी कि ये खबर चलानी है और हमारा नाम नहीं आना चाहिए, और अगर जहांगीर तरीन साहब ने वो स्क्रीनशॉट दिखा दिया बैरिस्टर अली ज़फ़र को, तो क्या अली ज़फ़र नहीं ये बताएंगे प्राइम मिनिस्टर को कि जी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फलां लोगों ने खबरें जारी की थी और कहा था कि हमारा नाम ना आए? दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बात 3 बार पहले कह चुका हूँ, आज चौथी बार कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन अभी भी वेल कनेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। उसके पास हैं इत्तलात कि ये जो कुछ उसके खिलाफ हुआ ये इस्लामाबाद से हुआ है। वो ये कहते हैं कि भाई आप मेरे खिलाफ केसेस बनाएं, चलने दें, FIA को चलाने दें, मुझे जवाब देने दें। जब यहाँ से इन्फ्लुएंस होगा
यहाँ से कोई बंदा जाके लाहौर बैठेगा और टीम को कहेगा कि आप ये करें ये करें ये करें, तो अगर वो 4 बंदों को कह रहे हैं उनमें से एक तो जहांगीर तरीन को बताएगा ना कि सर फलां साहब आए थे और वो कह रहे थे कि ये करो। तो मसला ये है कि इस वक्त बड़े बड़े ताकतवर मिनिस्टर भी बेबस हैं क्योंकि शहजाद अकबर साहब प्राइम मिनिस्टर की गुड बुक्स में। और दूसरा मसला ये है कि एक लैब है जिसमें जिस तरह डॉक्टर जितना भी कंपिटेंट हो वो लैब में जो टेस्ट भेजता है उस लैब से जो रिपोर्ट आती है वो उसके मुताबिक डायग्नोज करता है कि ये मसला है या नहीं है। अब जो लैब है इस वक्त जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भेजते हैं टेस्ट, उसमें जो शहजाद अकबर साहब कहते हैं वो कहते हैं कोविड पॉजिटिव कर दो, वो पॉजिटिव कर देते हैं, वो कहते हैं नेगेटिव कर दो, नेगेटिव आ जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर तो उसी रिपोर्ट को देखते हैं ना, वो कहते हैं यार ये कोविड तुम्हारा पॉजिटिव आया हुआ है, मैं क्या करूं, मैंने तो एक अच्छी लैब से टेस्ट कर तुम्हारा भेजा था, और उस लैब में जो कहते हैं शहजाद अकबर साहब वही रिपोर्ट आ जाती है। तो सदीक जान साहब, प्राइम मिनिस्टर के पास तो सारे इदारे हैं, उनको सिर्फ उसी शहजाद अकबर के ऊपर एतबार करना है। IB है, ISI है और बड़े इदारे, किसी से भी करवा लें, स्पेशल ब्रांच है, कितने इदारे, कोई आजादाना रिपोर्ट नहीं ले सकते किसी से। उनको बहरहाल आजकल जो है ना वो गुड बुक्स में है क्योंकि शहजाद अकबर साहब तो वो ये सवाल तो वज़ीर आज़म से पूछना चाहिए सदीक साजिद साहब, बिल्कुल पूछना चाहिए। नहीं, लेकिन ये जो अगर आपका ये सवाल है, ये तो फिर जो बेसिक फ़िलासफ़ी थी खान साहब की, ये तो फिर उसको हिट करता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के इदारे इस्टेब्लिश हों। और जो बड़ा इल्ज़ाम है माजी के हुक्मरानों पर वो यही है कि उन्होंने इदारों को अपने ज़ाती मफादात मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो अब अगर FIA हो या IB हो या ISI हो या कोई भी पाकिस्तानी इदारा हो, अगर उसको आप कानून से हट के किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो वो तो मुनासिब नहीं होगा सदीक जान। वो फिर इदारे बनाने वाली बात तो नहीं है, वो तो आप बिल्कुल अपनी जो बेसिक फ़िलासफ़ी है उससे हट जाएंगे। लेकिन जब इमरान खान साहब कभी बोलेंगे ना, खुलकर बोलेंगे, चाहे वो 5 साल बाद बोलें, जब भी बोलें, तो फिर वो एक चीज़ का इजाफा करेंगे। वो जो ये कहते हैं ना मुझे माफियाज नहीं चलने दे रहे, मुझे अपोजिशन नहीं चलने दे रही, मुझे माफियाज ये वो, फिर वो एक और इजाफा करेंगे। वो कहेंगे मेरे पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग थी, जो लड़ाइयाँ थी, उसने भी मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ग्रुपिंग तो हर पार्टी में होती है और जो लीडरशिप की कैपेबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो अपने ग्रुप्स को बिल्कुल साथ लेके चले इस तरीके से। कौन सी पार्टी है? अभी हमने शहबाज साहब और मरियम साहबा और शायद खाकान अब्बासी का जिक्र किया, उनकी ग्रुपिंग, भुट्टो साहब के ज़माने में रामे की, खर की, महराज खालिद की, उनकी सबकी ग्रुपिंग। तो कौन सी पार्टी में ग्रुपिंग नहीं रही? देखें, उनमें अगर ग्रुपिंग है तो आपने 5 साल नून लीग के दौर में मुझे बताएं कभी ये खबरें बाहर हर कैबिनेट इजलास के बाहर आई हों कि फ़लाँ की लड़ाई हुई उधर, फ़लाँ को ये कह दिया, फ़लाँ को, उस तरह की चीज़ें नहीं आती थी। नहीं, जिस तरह से हर इजलास के बाद इनकी खबरें आती हैं, हर बंदा एक दूसरे के खिलाफ लगा हुआ है। हर वो फवाद चौधरी का बयान आपको याद नहीं है कि जहांगीर तरीन ने पहले असद उमर को हटवाया, फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन को निकलवा दिया। नहीं, बट ये तो देखें पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो तो अपनी ताकत करने के लिए, बहाल करने के लिए, ज़्यादा पावर लेने के लिए लॉबिंग भी करते हैं, अपने साथ साथियों को भी मिलाते हैं, अपने लिए वजारतें भी तलब करते हैं। ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट। और समी साहब, आपने जो बात की है ना पार्टी के ऊपर ग्रिप की, वो इमरान खान की हुई है कमजोर बतौर पार्टी चेयरमैन। उसकी वजह क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे तो उन्होंने किया, वरना ये 32 MPA मुझे जो PTI के टिकट पे MPA बने, 8 MNA, इनकी क्या जरूरत है? मुझे बताइए इन्होंने क्या ये एक्शन ले? एक शो का नोटिस तो जारी कर सकते हैं ना। ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव, वो एक तरफ कहता है मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, प्रेशर ग्रुप जितने मर्जी बन जाए। तो ये अगर प्रेशर ग्रुप बन गया है तो फिर उनके साथ ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। फिर ये चीज़ें देखी जा रही हैं, वॉच की जा रही हैं, और ये खान साहब का भी एक टेस्ट है लीडरशिप का। एंड वी होप के मामला जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। हमारे पास प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मैं एक चीज़ की वजाहत देना चाहता हूँ। पहले जिस वक्त ये जहांगीर तरीन ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी तो एक नज़ीर चौहान साहब MPA, वो हमारे साथ भी एक रात 12 बजे के ख़बरनामे में उन्होंने एक बीपर दिया। मैं भी उस बीपर में था, बीच में लाइन कभी थी कभी डिस्कनेक्ट हो जाती थी। उस बीपर में चौहान साहब ने एक शहजाद अकबर साहब के हवाले से एक गुफ्तगू की जो इंतहाई नाज़ेबा थी, उनके अकीदे के हवाले से बात की। बड़ी ही गलत बात थी, एक बड़ा बिलो द बेल्ट वो शॉट था। लेकिन क्योंकि मैं उस वक्त फ़ोन लाइन पर नहीं था तो वो हम उस पर बहुत ही, मैं माज़रत करता हूँ शहजाद अकबर साहब से, हम बहुत बड़े क्रिटिक हैं शहजाद अकबर साहब की। बहुत सारी बातों पर हम हमेशा तनकीद करते हैं, लेकिन ये जो बात है उससे हमें वाकईतन बड़ा दुख हुआ। और जब बाद में हमने वो सुना उसको
तो मैं शहजाद अकबर साहब से इस बात पर हम उनके साथ हम बाकायदा इस पर मैं आप ये समझे माज़रत करते हैं कि ये जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था और इस तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो स्क्रीन पर नहीं जाने चाहिए थे। बोल में किसी ने ये इल्ज़ाम ना लगाया, ना हम इस बात पर बिलीव करते हैं, लेकिन चौहान साहब उस वक्त ये गुफ्तगू कर गए। हम ये तस्लीम करते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ था कि उनको उस वक्त रोका जाता। मैं वो बात सुन नहीं सका और जो हमारे एंकर हैं, मुझे लगता है कि क्योंकि जो टेलीफोन की आवाज़ थी वो शायद स्टूडियो में उस वक्त नहीं आई, तो बाद में ये पता चला। बहरहाल मैं आज उसकी मैं माज़रत करता हूँ और दिली तौर पर माज़रत करता हूँ कि ये बहुत ही एक बिलो द बेल्ट है। बोल डज़ नॉट बिलीव दिस। हम पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उन पर तो बात करेंगे एक्शंस पे, लेकिन ये अकीदे के लिहाज से और ये जो मज़हब की बुनियाद पर इस तरह के इल्ज़ामात, ये हमारा शेवा नहीं है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।